हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्प चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं पिछले 22 सालों से टीचिंग कर रहा हूं और मुझे पूरा विश्वास है आपके फिजिक्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी डाउट्स होंगे, उनको दूर करने में मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा। आजकल हम कर रहे हैं नीट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को, जो कि हम कर रहे हैं चैप्टर वाइज। और आज की कड़ी में हम करेंगे क्लास 11 का जो हमारा चैप्टर होता है समतल में गति, मोशन इन अ प्लेन, उसको करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, यदि ये आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ फिजिक्स से रिलेटेड इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो आपको जरूर मिलेंगे। और यदि आप पहले से इस चैनल पे हैं तो प्लीज इस वीडियोस को शेयर जरूर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक बच्चों तक इसकी अप्रोच हो पाए। तो फिर शुरू करते हैं। हमारा 2013 में जो इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आया वो इस प्रकार से कि किसी प्रक्षेप का प्रारंभिक बिंदु ए पर वेग 2i + 3j मीटर पर सेकंड है, इसका बी बिंदु पर वेग मीटर पर सेकंड में होगा। और आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। डायग्राम इन्होंने बना के दिया है कि ये हमारा XY प्लेन है, इसके ए बिंदु पर वेग इन्होंने दे दिया है, ये इतना है, और बी बिंदु पर वेग हमको ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं ए बिंदु पर जो वेग है उसको हम मान रहे हैं ए बिंदु पर, इसको UA से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये UA का मान हमारे को दे दिया है 2i + 3j, ये हमें दे दिया। अब हमें क्या कर रहे हैं, बी बिंदु पर वेग ज्ञात करना है, यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है, VB के मान को ज्ञात करना है। आप यदि यहां पर ध्यान देंगे तो ये जो UA है, यानी कि प्रारंभिक वेग है, इसको प्रदर्शित किया गया है x अक्ष के घटक और y अक्ष के घटकों के रूप में। आप जानते हैं ये यदि a बिंदु प्रारंभिक वेग है, इसको यदि मैं ड्रॉ करूं तो इस प्रकार से प्रारंभिक वेग ये हमारा क्या होगा, u। और इसको दो घटकों में विभाजित कर रहे हैं, एक घटक ये वाला होता है और एक घटक हमारा होता है ये वाला। तो ये वाला घटक होता है ux और ये वाला घटक होता है uy। तो यही चीज उन्होंने यहाँ पर शो करी हुई है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ux का जो मान दिया हुआ है वो है 2, और इसी प्रकार uy का जो हमको परिमाण दे रखा है, क्योंकि दिशा तो हमें दिख ही रही है I तथा j, तो uy की जो वैल्यू है वो कितनी दी है, 3। हमें बी बिंदु पर, इस बिंदु पर वेग के ऐसे ही घटक आपको ज्ञात करने हैं। तो किस प्रकार से करेंगे, देखिए आपको ध्यान होगा कि प्रक्षेप गति की हम बात करते हैं तो प्रक्षेप गति में 2 प्रकार की गतियां हो रही हैं। एक देखें तो यह है क्षैतिज गति, यानी कि पिंड एक सीधी रेखा में आगे बढ़ रहा है, और दूसरी गति uy, यानी कि पिंड ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर जा रहा है। हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया था कि जब कोई पिंड प्रक्षेप गति करता है तो उसका वेग का जो क्षैतिज घटक होता है वह एक समान वेग से आगे की ओर बढ़ता है, यानी कि उसका त्वरण क्या होता है, 0 होता है। तो हम इसी बात को जानते हैं, हम लिखते हैं चूंकि प्रक्षेप गति में क्षैतिज दिशा में त्वरण, क्षैतिज दिशा में त्वरण जिसे हम ax से रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या होता है, 0 होता है। तो अब यदि मुझे इस वेग का क्षैतिज घटक निकालना हो, बी बिंदु पर कितना होगा, तो मैं कैसे निकालूंगा। हम जानते हैं सीधे समीकरण, गति का समीकरण होता है v = u + at। तो हम क्या कर रहे हैं, क्षैतिज घटक निकाल रहे हैं, यानी कि vx निकाल रहे हैं। क्या दिया हमें, ux का मान हमें पता होना चाहिए। ax ये त्वरण का क्षैतिज घटक है ax, तो ax की वैल्यू क्या होगी, 0, तो इसे हमने रख दिया 0। vx ऐसे कैसे लिख दिया, ux का मान हमने लिखा है कितना है, 2। तो vx का मान कितना आ गया हमारा, 2 आ गया। तो हम देख रहे हैं वेग का जो क्षैतिज घटक था a बिंदु पर वह भी 2 था, और वेग का जो क्षैतिज घटक है किस बिंदु पर, ये भी कौन से बिंदु पर आया, b बिंदु पर, वह भी कितना है, 2 ही है। एक बात हमें यहां पर क्लियर होगी। अब ऊर्ध्वाधर घटक की बात करें, कौन सा घटक, ऊर्ध्वाधर घटक। ऊर्ध्वाधर घटक में आप जानते हैं जो त्वरण होता है, ऊर्ध्वाधर घटक के लिए जो त्वरण होता है उस त्वरण a का मान g के बराबर होता है। तो अब यदि हम ऊर्ध्वाधर घटक ज्ञात करें जिसको हम ay से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमें तो b बिंदु पर क्या निकालना है, वेग निकालना है। वेग का ऊर्ध्वाधर घटक ज्ञात करना है, यानी कि y दिशा में जो घटक होता है। तो उसको कैसे निकालेंगे, हम गति का समीकरण यूज कर रहे हैं, v² = u² + 2a, और साथ में s या h आप जो भी लेना चाहें, 2as हमने ले ली। अब सबसे पहले v², यदि हम बात करें किस पर, b बिंदु पर, ये आप ध्यान रखिएगा, ये बी बिंदु की बात हो रही है, तो वेग का कौन सा घटक ले रहे, y घटक। तो प्रारंभिक वेग का कौन सा घटक, y घटक। त्वरण का कौन सा घटक, y घटक।
इस रूप में इसको समझना है। जैसे हमने यहाँ पर 36 घटक के लिए सब चीजें एक्स एक्स ली थी, ऊर्ध्वाधर घटक के लिए आपको सेम वैसी वाई वाई लेना है। तो अब वैल्यूज रखें, हमें वी वाई का मान तो ज्ञात करना है, तो वी वाई स्क्वायर तो हमें ज्ञात करना है। यू वाई की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस ए 2 गुणा ए की वैल्यू कितनी होगी, ये हमारा जी के बराबर होता है और जी को हम यहाँ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हैं, तो मल्टीप्लाई क्या कर दिया 10 मल्टीप्लाई एस क्या होती थी, यह एक प्रकार से ऊंचाई होती थी, क्योंकि ऊर्ध्वाधर घटक की बात कर रहे हैं तो आप चाहे पर एस लीजिए, चाहे आप चाहे तो इसको क्या ले लीजिए एच ले लीजिए। और ऊर्ध्वाधर घटक में जिस लेवल पर ए है उसी लेवल पर क्या है बी, इसलिए हम कह सकते हैं कि एच की वैल्यू क्या है 0, एच बराबर क्या है 0, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो 0 से ये पद पूरा का पूरा क्या हो गया शून्य हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं वी वाई स्क्वायर बराबर 3 3 9 और साथ में हमारा कितना आ गया प्लस ये आ गया 0। तो यहां से हमें पता चल गया वी वाई स्क्वायर बराबर है 9, तो वी वाई बराबर 2 मान होंगे इसके, यानी कि √9 होगा, यानी कि वी वाई बराबर प्लस माइनस 3 के बराबर होगा। 2 मान हो सकते हैं इसके, प्लस भी 3 हो सकता है माइनस भी 3 हो सकता है। अब क्या मान सही होगा इसको समझिए। देखिए हम जब बात कर रहे हैं कि इस बिंदु पर यदि 2 घटक करें तो 36 घटक यूएक्स की दिशा तो इधर ही की ओर है, यूवाई किस दिशा में आया था ऊपर की ओर, यानी कि इस बिंदु पर वाई दिशा कौन सी थी धनात्मक ऊपर की तरफ थी, तो हमने यहां पर जो यूवाई था वो +3 ले लिया। अब इस बिंदु पर यदि कण जाएगा तो ऐसे जाएगा नीचे की ओर, इसके 2 घटक करें तो एक घटक इस प्रकार से कर सकते हैं, एक घटक ऐसे कर लेते हैं। तो ये वाला कोण यदि हम थीटा ले लें तो इसके जो 2 घटक होंगे, एक घटक ये वाला होगा, ये हम क्या ले रहे हैं वी वाई, भी ले रहे हैं घटक, इस बिंदु पर वेग क्या है v, तो ये घटक क्या होगा vx और ये वाला घटक हमारा क्या होगा vy। मेरे को लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा, ये v वेग है, यहां से पिंड आया इस दिशा में रहा होगा, इसके 2 घटक कर लिए, तो vx तो इधर आ गया, vy नीचे। यदि ऊपर वाले घटक को हम धनात्मक ले रहे हैं +3 पहली पोजीशन में, ये +3, तो जो नीचे वाला घटक होगा वो क्या लेंगे -3 लेंगे। इसका अर्थ है vy का मान क्या होगा -3। तो b बिंदु पर वेग क्या होगा, अतः b पर वेग, तो वेग v बराबर क्या होगा vx प्लस vy और साथ में क्या होंगे कि यूनिट वेक्टर i और यूनिट वेक्टर j, और ये क्या हो जाएगा सदिश रूप हो जाएगा कहां पर b बिंदु पर। तो क्या आ जाएगा vx की वैल्यू कितनी निकाली है हमने, यहां पर देखिए vx की वैल्यू कितनी है 2, तो ये आ गया 2i प्लस साथ में अगली देखें vy की वैल्यू कितनी है -3, तो लिखेंगे -3 इंटू जे, यानी कि आ गया 2i - 3j। तो vb का जो मान होगा वो 2i - 3j इसके बराबर होगा। अब देखिए यह तो हमने इसको मैथमेटिकली करके आपको समझाया है, आप चाहते तो इतना दिमाग लगाने की भी आवश्यकता नहीं थी। कैसे करते इस प्रश्न को, यदि शॉर्टकट की बात हम करें, पिंड को हमने यहां से फेंका और ये यहां पर गिर गया, तो हमने कहा 2 घटक हो गए इसके, आप एक कह सकते हैं 36 घटक, उसका मान तो बदलने वाला नहीं है, पहले भी इस दिशा में चल रहा था अभी भी इस दिशा में चल रहा था, यानी कि यूएक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा, कोई बदलाव नहीं हो रहा, वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब यूवाई की बात कर लें, यूवाई इस दिशा में देखें तो पिंड ऊपर की तरफ जा रहा था, जब इस दिशा में देखें तो नीचे की तरफ आ रहा था, तो इस बिंदु पर यूवाई घटक ऊपर की ओर है धनात्मक है, तो यहां पर यूवाई का घटक नीचे की ओर ऋणात्मक होगा, यानी कि यूवाई का मान में क्या होगा माइनस का परिवर्तन हो जाएगा। तो अब इन दोनों चीजों को यहां पर अप्लाई करें, ये 2i + 3j जो 36 घटक सेम है 2i, और ऊर्ध्वाधर घटक की दिशा बदल गई, यानी कि +3 की जगह क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, तो हमारा यही वाला आंसर निकल जाएगा। तो इतनी ज्यादा इसकी आवश्यकता नहीं थी, हम इसको शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते थे। 2014 में इस टॉपिक से जो प्रश्न आए वो इस प्रकार से है, इसके अनुसार एक प्रक्षेप को पृथ्वी की सतह से 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षैतिज दिशा से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। किसी अन्य ग्रह से 3 मीटर प्रति सेकंड के वेग से तथा इसी कोण थीटा पर छोड़े गए एक प्रक्षेप का पथ पृथ्वी से छोड़े गए प्रक्षेप के पथ के सर्वसम मतलब सर्वथा समान है, एक जैसा है। यदि पृथ्वी पर जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो इस ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान मीटर प्रति सेकंड होगा। तो देखिए क्या इसने दिया है, इसने प्रश्न में दिया है, सबसे पहले पृथ्वी की बात कर रहा है, पृथ्वी पर जो किसी पिंड को भेजा गया तो उसका प्रारंभिक वेग u बराबर था 5 मीटर पर सेकेंड, और पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान भी दे दिया 2.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और किस कोण से
प्रक्षेपित किया गया, थीटा कोण से प्रक्षेपित किया गया। अब किसी ग्रह पर, किसी दूसरे ग्रह पर बात करी जाए तो ग्रह पर उसका जो वेग था u, वो 3 मीटर पर सेकंड के वेग से उससे प्रक्षेपित किया गया किसी पिंड को, और गुरुत्वीय त्वरण g का मान हमको ज्ञात करना है, इसे g डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। और साथ ही हमारे को क्या दिया है कि जो थीटा है, जितना पृथ्वी पर प्रक्षेपित कोण है उतना ही है। अब यहां के बाद कुछ बातें और है। उसने कहा कि जो गुण इस प्रक्षेप में होंगे वही गुण इस प्रक्षेप में, दोनों एक दूसरे के समान है। तो यदि इसकी परास r हो, इसकी महत्तम ऊंचाई h हो, तो इस वाले प्रक्षेप की, उस ग्रह पर जो प्रक्षेप उत्पन्न हो रहा है, उसकी भी परास r तथा उसकी भी महत्तम ऊंचाई h के ही बराबर होगी। तो अब हमें क्या करना है, उस ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण g डैश के मान को ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से करेंगे, काफी आसान है। देखिए, हम इन दोनों में से कोई भी एक, क्योंकि वो कह रहा है दोनों का प्रक्षेप एक समान है, तो कोई भी एक चीज ले लीजिए। या तो आप r, इसका भी r निकालिए, इसका भी r निकालिए, उनको एक दूसरे के बराबर रख दीजिए, तो भी आपको g का मान पता चल जाएगा। या आप दोनों का h निकालिए, इसका भी h, इसका भी h, दोनों को एक दूसरे के समान रखिए, तभी भी आ जाएगा। तो हम r को सॉल्व करते हैं, तो हम लिखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं प्रक्षेप की परास इस प्रकार से होती है, ये इस बिंदु से इस बिंदु तक की जो डिस्टेंस होती है, ये होती है प्रक्षेप की परास r। तो यदि ग्रह के संदर्भ में कहा जाए तो ग्रह के संदर्भ में यानी कि r, e यानी कि अर्थ पर होगी, ये होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन किसके बराबर होता है, g के बराबर होता है। यह है पृथ्वी पर। अब यदि पृथ्वी पर है तो u को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ue से, और ग्रह पर है तो हम यानी कि हम कह सकते हैं कोई प्लेनेट पर है तो इसको प्रदर्शित कर रहे हैं यूपी से। तो ये ue हमारे को दे दिया, बाकी g है। इसी प्रकार ग्रह की बात करें तो ग्रह पर उसकी परास हो जाएगी r p, यानी कि प्लेनेट पर उसकी परास वो बराबर होगी u p स्क्वायर, यानी कि उस प्लेनेट पर उसका जो प्रारंभिक वेग था यूपी, उससे उसको फेंका गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन, वहां पर गुरुत्वीय त्वरण क्या है, g डैश है। अब उसने कहा ये दोनों के दोनों मान एक दूसरे के बराबर हैं, जितनी यहां पर परास बन रही है उतनी यहां पर परास है, जितनी यहां पर महत्तम ऊंचाई प्राप्त करेगा उतनी यहां पर करेगा। तो इन दोनों को एक दूसरे के बराबर लिख लेंगे, यानी कि हम कह सकते हैं आर ई बराबर होगा आर पी के। इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, आर ई की वैल्यू यू ई स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन क्या आ गया हमारा जी बराबर, इसका आ जाएगा यू पी स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी डैश। तो साइन 2 थीटा से साइन 2 थीटा कट जाएगा, क्योंकि दोनों जगह प्रक्षेप कोण थीटा का मान समान था, ये कट जाएगा। हमें तो जी डैश का मान निकालना है, तो जी डैश को इधर ले जाएंगे और यू ई स्क्वायर को इधर नीचे ले जाएंगे और जी को ऊपर। तो क्या कर सकते हैं, जी डैश बराबर यहाँ क्या था यू पी स्क्वायर, और जी डैश यहाँ लिया, ये वाला जी ऊपर चले जाएगा मल्टीप्लाई जी बटे ये यू ई स्क्वायर नीचे चले गया, यू ई स्क्वायर नीचे चले गया। अब वैल्यूज पुट करनी है, यूपी की वैल्यू कितनी है 3 मीटर पर सेकंड, यानी कि ये आ गया 3 का स्क्वायर, जी का मान हम जानते हैं 9.8 मीटर प्रति सेकंड बटे यूई पृथ्वी पर उसका वेग कितना था 5 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 5 का स्क्वायर। तो क्या आ गया 3 थिया 9 गुणा 9.8 बटे 5 पंजे 25। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये मान 3.53 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर आएगा। इसका अर्थ है कि उस ग्रह पर जो गुरुत्वीय त्वरण जी डैश का जो मान होगा वो 3.53 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होगा। इस हिसाब से हम यदि इसमें ऑप्शन देखें तो हमारा जो पहला ऑप्शन है ए 3.5 वो बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला जो है 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। 2014 में जो प्रश्न आया वो इस प्रकार से है, इसके अनुसार एक कण इस प्रकार से गति कर रहा है कि उसकी स्थिति निर्देशांक यानी कि स्थिति सदिश जिसे हम कह सकते हैं एक्स वाई इस प्रकार से है, t बराबर 0 पर 2 मीटर 3 मीटर, t बराबर 2 सेकंड पर 6 मीटर 7 मीटर, t बराबर 5 पर 13 मीटर 15 14 मीटर है। अतः इस कण की t बराबर 0 से t बराबर 5 सेकंड के बीच औसत वेग सदिश होगा। तो देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, औसत वेग सदिश। तो इन्होंने 3 स्थितियां दे दी। हम कह सकते हैं t बराबर 0 पर जो इन्होंने हम कह सकते हैं स्थिति सदिश, यानी कि आप इसको P1 से रिप्रेजेंट कर लीजिए। ये P1 बराबर हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2i प्लस 3j। t बराबर 2 पर दे दिया P2 बराबर ये है 6i प्लस 7j। और तीसरा t बराबर 5 सेकंड पर हमें दे दिया है P3, ये हमको दे दिया है 13i
ये 13 आई, क्योंकि 13 मीटर है तो 13 आई, 14 मीटर है तो 14 जे, 13 आई प्लस 14 जे, ये हमें दे दिया। तो हमें क्या निकालना है, औसत वेग। तो आप जानते हैं औसत वेग का सूत्र होता है, वेग आप जानते हैं विस्थापन बटे समय, तो लिखेंगे कुल विस्थापन, कुल विस्थापन बटे कुल समय अंतराल, कुल समय। यानी कि इसको आप चाहें तो डेल्टा आर से, या यहां पर आप कहें तो डेल्टा पी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बटे कुल समय अंतराल यानी कि डेल्टा टी। और कितने से कितने के बीच में हमें ज्ञात करना है, इस कण का t बराबर 0 से t बराबर 5 के बीच। तो समय अंतराल डेल्टा टी की वैल्यू तो हमारी क्या आ गई, डेल्टा टी बराबर तो आ गया 5 सेकेंड, ये तो हमें पता चल गया। अब विस्थापन निकालना है। प्रारंभ में स्थिति कहां थी, वो P1 पर था, और अंत में कहां पहुंच गया, वो P3 पर पहुंच गया। वो P3 पर कैसे पहुंचा इससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो P1 से कहीं P2 पर जाए, P3 पर जाए, P4 पर जाए, हमें प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी लेनी है, वही हमारा क्या होता है, विस्थापन होता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं डेल्टा P बराबर होगा P3 माइनस PI। तो ये वैल्यूज यदि यहां रखें तो औसत वेग हमारा निकल जाएगा डेल्टा P, P3 माइनस PI, P3 माइनस PI बटे डेल्टा T। P3 की वैल्यू कितनी है, 13i प्लस 14j, 13i प्लस 14j माइनस क्या घटा देंगे, P1, ये i नहीं है, P1 है प्रारंभिक स्थिति, P1, 2i प्लस 3j लिख लेंगे, 2i प्लस 3j। समय अंतराल डेल्टा टी हमने कहा कितना है, 5 है, तो ये लिख दिया 5। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 13i प्लस 14j, माइनस से खोलेंगे तो माइनस 2i माइनस 3j अपॉन कितना आ गया 5। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13i में से 2i, ये प्लस के माइनस के, तो क्या आ गया प्लस के 11i, ये प्लस के 14j थे और ये माइनस के 3j थे, तो 14 में से 3 गया, 11 आ जाएगा, वो भी प्लस का, यानी कि 11j अपॉन क्या आ गया 5। अब देख रहे हैं इन दोनों में क्या कॉमन है, 11 कॉमन है, तो 11 तो हमने बाहर रख लिया और नीचे 5 हमने ऐसे लिख लिया, अंदर आ जाएगा i प्लस j। और ये हम क्या निकाल रहे हैं, औसत वेग, औसत वेग सदिश निकाल रहे हैं, जिसका मान 11/5 i प्लस जे के बराबर होगा। इस हिसाब से हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन जो हमारा डी है यह बिल्कुल सही है, 11/5 i प्लस जे के बराबर होगा। तो इस प्रकार से हम इसे सॉल्व करेंगे। टू 2015 में इस टॉपिक से जो प्रश्न आया है वो इस प्रकार से है। इसके अनुसार एक जहाज ए पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, इससे 100 किलोमीटर की दूरी पर दूसरा जहाज भी उत्तर की ओर 10 किलोमीटर की चाल से चल रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम डायरेक्शन बना देते हैं। हमने इस प्रकार से डायरेक्शन बना दी, तो ये हम जानते हैं ये हमारी होती है ईस्ट, यानी कि पूर्व दिशा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, और ये हमारी होती है साउथ। अब क्या कह रहा है, कोई एक जहाज ए पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो किस दिशा में चल रहा है, इस दिशा में चल रहा है। और मान लेते हैं कि यह जिस इनिशियल बिंदु से, जिस शुरुआती बिंदु से चल रहा है प्रारंभ में, वो ये वाला बिंदु है ए, यहां से ये इधर की ओर चलना शुरू कर रहा है, और क्या है इसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये कौन सा है हमारा ए शिप है। सेकंड क्या कह रहा है कि इससे 100 किलोमीटर की दूरी पर दूसरा जहाज उत्तर की ओर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। तो इससे 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पर मान लेते हैं यहां हमने कोई दूसरा बिंदु ले लिया बी, और यहां से एक जहाज इस दिशा में चल रहा है, किधर की ओर, उत्तर। उत्तर दिशा कौन सी हुई, ये ए पश्चिम में चल रहा था, बी उत्तर में चल रहा है, तो ये बी है। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 100 किलोमीटर, ये ध्यान रखेंगे आप, ये डिस्टेंस हमारी 100 किलोमीटर है। और इसकी भी जो स्पीड है वो कितनी है, इसकी भी हमारी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि ये बता रहा है कि उत्तर की ओर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर VA बराबर भी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और VB बराबर भी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मुझे लग रहा है इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब आगे चले, वह समय ज्ञात करो जिस पर इनके बीच की दूरी न्यूनतम होगी। हमें वह समय ज्ञात करना है जब इनके बीच की दूरी, ये जहाज इधर चल रहा है, ये जहाज ऊपर चल रहा है, यार इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो, लेकिन वो समय ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से करेंगे, देखिए यह एक ऐसी प्रॉब्लम है कि इसमें दोनों के दोनों
जो हमारे शिप हैं वो दोनों अलग अलग बिंदुओं से चल रहे हैं, पहली बात, और दोनों एक साथ चल रहे हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न यदि कभी आप सॉल्व करें तो इसके लिए आपको सूत्र इस्तेमाल करना पड़ेगा आपेक्षिक गति का। और आपेक्षिक गति में हम क्या करते हैं, आपेक्षिक गति का एक काफी आसान सा तरीका यह है कि हम दोनों में से किसी भी एक को स्टेशनरी मान लेते हैं, यानी कि रुका हुआ मान लेते हैं। सपोज जो ये ए शिप इधर की ओर चल रहा है, इसके ऊपर कोई एक व्यक्ति बैठा हुआ है। जब कोई व्यक्ति इसके ऊपर बैठा होगा तो क्या होगा, वह व्यक्ति, उस व्यक्ति के लिए जो ए है वो क्या होगा, रुका हुआ होगा, और बी क्या होगा, वह गतिशील होगा। तो उस स्थिति में हम बी का आपेक्षिक वेग निकालेंगे, किसके सापेक्ष, ए के सापेक्ष। तो यहां यही बात लिख रहे हैं, लिखते हैं बी के सापेक्ष ए के सापेक्ष बी का वेग, ए के सापेक्ष निकाल रहे हैं, ए के सापेक्ष बी का वेग, जो कि आपेक्षिक वेग होगा, जिसे वी बी ए से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये बराबर किसके हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए। और आप जानते हैं ये सब क्या है, सदिश में है। तो ये हमारे पास ये बात आ गई। अब हमें वी बी ए का मान ज्ञात करना है, तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, इसको ज्ञात करने का तरीका यह है कि हम वेक्टर का यहां पर इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं वी बी में से हमें वी ए को घटाना है। तो वी बी कौन सा वेक्टर है, ये वी बी वेक्टर जो है ये इस बिंदु से किधर की ओर जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, यानी कि ये हमने एक वेक्टर बना दिया, और वह वेक्टर कौन सा है, वी बी। मुझे लग रहा है समझ में आ रहा होगा। वी बी का मान क्या है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो वी ए है वो वी ए वेक्टर क्या है, इस दिशा में जा रहा है, यानी कि वी ए की दिशा क्या है, ये वाली है, ये हमारा कौन सा वेक्टर है, वी ए। लेकिन हमें वी बी में वी ए को जोड़ना नहीं है, वी बी में से वी ए घटाना है। और आप जानते हैं घटाने के लिए कुछ नहीं करते, वी बी में से वी ए को घटाना है तो वी ए की जो डायरेक्शन है उसे बदल देंगे, पलट देंगे। तो यदि इस दिशा में वी ए धनात्मक है तो ठीक इस दिशा में हम यदि चलें तो यह जो वेक्टर होगा वी ए, यह क्या होगा, ये सब सदिश हैं, ये माइनस का होगा। तो अब हमको पता चल गया वी बी ये वेक्टर है, माइनस वी ए ये वेक्टर है, तो इन दोनों का जो परिणामी होगा वही वेक्टर वी बी ए के बराबर होगा, और वही बी की चाल होगी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए आपने पैरेललोग्राम का नियम पढ़ा होगा, समांतर चतुर्भुज का नियम, कि यदि कोई दो सदिश समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं से प्रदर्शित किए जाएं तो उनके बीच से निकलने वाला जो विकर्ण होता है वो उनके परिणामी को प्रदर्शित करता है। यानी कि यह जो परिणामी होगा यही किसके बराबर होगा, वी बी ए के बराबर होगा। तो अब काफी आसान है, आप देख रहे हो वी बी ए का मान भी कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, वी ए का मान भी कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। परिमाण तो दोनों के बराबर है, यानी कि ये एक प्रकार से क्या बन गया, एक हम कह सकते हैं एक वर्ग बन गया। और वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण हम, या फिर आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर सकते हैं कि यह हमारा क्या हो गया, एक 90 डिग्री का कोण हो गया, यह हमारा क्या हो गया, इसके सामने की भुजा आप कह सकते हैं कि कर्ण हो जाएगी। यह वाला कोण हम ले लेंगे क्योंकि ये ठीक 20 से जाएगा, तो ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का होगा, क्योंकि यदि ये वर्ग है तो ये ठीक 20 से जाएगा, ये पूरा कोण 90 है तो आधा कोण कितना होगा, 45 ही होगा, तो ये 45 डिग्री का कोण होगा। तो यहां से हम निकाल सकते हैं इस वाली भुजा को। तो हम जानते हैं क्योंकि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो कर्ण को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, वी बी ए से, और ये क्या होता है, इसके अंडर रूट में आता है, आप ये भी जानते हैं। तो वी बी ए बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, एक तरफ क्या गया, वी बी, यानी कि वी बी का परिमाण, वी बी का स्क्वायर प्लस वी ए का स्क्वायर। तो कैसे करेंगे इसको आगे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा वी बी ए बराबर, वी बी का मान कितना है 10 और वी ए का मान भी कितना है 10, तो अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा अंडर रूट 100 प्लस 100, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 100, और 100 आप जानते हैं किसका वर्ग होता है, 10 का वर्ग होता है, यानी कि इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2, 10 अंडर रूट 2। तो वी बी ए का मान जो हमारा आ गया वो 10 अंडर रूट 2, और ये भी किलोमीटर प्रति घंटे में ही आएगा। तो ये औसत वेग हमको, अपेक्षिक वेग हमको यहां पर पता चल गया। अब लेकिन हमें तो समय ज्ञात करना है, तो अब समय कैसे ज्ञात करेंगे ये समझे। अब फिर से हम इसी डायग्राम पे आ जाएं। इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि ए इस दिशा में चल रहा है, और हमने आपको कहा था अपेक्षिक वेग के लिए आपको ये मान रहे हैं कि ए के ऊपर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है,
अब वो बी को ऑब्जर्व कर रहा है, तो उस व्यक्ति जो स्वयं ए के ऊपर बैठा हुआ है उसके लिए ए क्या होगा, स्थिर अवस्था में होगा। यदि वो स्थिर अवस्था में होगा तो उसको बी की गति कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। बी इस दिशा में चल रहा है ना, तो ठीक इसी दिशा में बी इस प्रकार से चलेगा, ऐसे चलेगा। ये किसकी गति होगी, ये वी बी की गति होगी, बी ए वाली गति होगी जो अपेक्षिक वेग। तो ये यहां पर बैठा हुआ है, ये शिप उसको ऐसे जाता हुआ दिखेगा। तो अब इनके बीच की शॉर्टर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ए से लेकर के इस रेखा की शॉर्टर डिस्टेंस यानी कि न्यूनतम दूरी वह होगी जहां पर हम ए से यहां पर क्या डाल दें, लंब डाल दें। तो ए से इस बिंदु पर जिस पर लंब डाला, मान लेते हैं वो किसी बिंदु पर, मान लेते हैं सी बिंदु पर इसने काटा, तो ए सी न्यूनतम दूरी होगी जिसको हम मानते हैं एक्स। लेकिन हमें एक्स ज्ञात नहीं करनी है। इस न्यूनतम दूरी के लिए जो बी से लेकर सी तक यह शिप चला, तो मान लेते हैं ये वाली दूरी हमारी कितनी है, वाई। मुझे लग रहा है मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। न्यूनतम दूरी तो है एक्स, लेकिन इस न्यूनतम दूरी को प्राप्त करने में उसे कितना समय लगा, हमें यह ज्ञात करना है। तो इस सी बिंदु तक, बी से शिप को सी बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगा, हमें यह ज्ञात करना है। तो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी होगी, वाई। आप समझ सकते हैं कि यह वाला कोण कितने डिग्री का होगा, यह वाला कोण होगा 45 डिग्री का। यहां पर हम देख रहे हैं यही तो वी बी है, तो ये 45 डिग्री का होगा। यह वाला कोण कितना हो गया, 90 डिग्री का होगा। ये भी आपको समझ रहे होंगे, ये 90 डिग्री का कोण होगा। हमें y का मान निकालना है, और a से लेके b तक की डिस्टेंस कितनी है, 100। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए सी बी से, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी से। त्रिभुज ए बी सी से y क्या हो गया, आधार, और ये वाला हमारा क्या हो गया, ये क्योंकि कोण है तो ये y क्या हो गया, आधार। यह हमारा क्या हो गया, लंब, और ये ए बी क्या हो गया, कर्ण, और ए सी क्या हो गया, लंब। हमें y का मान निकालना है, तो लिखेंगे बी सी यानी कि आधार बटे ए बी, बी सी बटे ए बी, ये बराबर किसके होगा, आधार बटे कर्ण, ये हमारा होगा कॉस थीटा। तो बी सी का मान कितना है, हमें बी सी निकालना है, यानी कि यहीं पर इसको लिख रहे हैं, बी सी का मान हो गया y, और ए बी, ए से लेके बी तक की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर। तो लिख लिया 100 बराबर कितना है, कोण का मान थीटा 45, लिखेंगे कॉस 45 डिग्री। तो क्या आ जाएगा, y बराबर 100, और कॉस 45 का मान 1/√2। तो यहां से निकल गया y, यह जगह 100 बटे √2, और किस में आ जाएगा, किलोमीटर में आ जाएगा। तो हमें दूरी भी पता चल गई, ये दूरी कितनी इसने ट्रेवल करी। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो समय निकालना है। तो हम जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो समय बराबर क्या आ जाएगा, समय बराबर आएगा दूरी बटे 4। तो दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी हुई, जब x दूरी न्यूनतम थी तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करा, y। तो लिख लेंगे y बटे इसकी चाल कितनी थी, जो अपेक्षित चाल थी, जो कि था वी बी ए। बस यही मान हमने रखने हैं। तो कितना आ जाएगा, y का मान हम देखें आ गया 100 बटे √2, 100 बटे √2 मल्टीप्लाई वी बी ए का मान कितना है, 10√2, 10√2। तो 10 से काट देंगे, ये 10 बार कट जाएगा, √2 के 2 में गुणा, √2 में गुणा होगे तो 2 आ जाएगा। तो कितना आ गया, 5। और क्योंकि क्या निकाल रहे हैं, समय निकाल रहे हैं, तो ये किस में आएगा, घंटे में आएगा, आवर्स में आएगा। तो जो समय उसको लगेगा बी बिंदु से सी बिंदु तक पहुंचने में, जबकि सी बिंदु और ए बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी, न्यूनतम होगी, जो समय होगा वो कितना आएगा, 5 घंटे के बराबर आएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा ऑप्शन डी क्या होगा, बिल्कुल परफेक्ट होगा। प्यारे बच्चों, यह जो क्वेश्चन है ये अपेक्षिक वेग से संबंधित है। यदि आपने अपेक्षिक वेग के पहले प्रैक्टिस नहीं करी है तो हो सकता है आपको ये पोर्शन थोड़ा सा कठिन लगे, लेकिन यदि आप अपेक्षिक वेग बनाना सीख गए, जैसे कि हमने यहाँ पर आपको समझाया है, इस रूप में ये समझाया है अपेक्षिक वेग निकालना, यदि ये सीख गए तो आपको आगे के प्रश्नों में काफी आसानी होने वाली है। बहुत से प्रश्नों में आप ध्यान रखिएगा, यहां पर तो इसने समय पूछा था, बहुत से प्रश्नों में आपको ये एक्स पूछता है कि न्यूनतम दूरी कितनी होगी। उस स्थिति में जब हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, तो यहां पर हमने क्या करा था कि इस वाले ट्रायंगल में हमने वैल्यू निकाली थी y की, इस वाले उसमें y का मान निकाला था, क्योंकि हम समय निकाल रहे थे। यदि आपको ये न्यूनतम दूरी पूछता तो यहां पर हम फार्मूला ले लेते, ये हमारा हो गया लंब, लंब बटे कर्ण बराबर sin 45 के। तो उस स्थिति में हम क्या निकाल लेते, x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे।